सीड एक्सप्लेन प्रस्तुत करता है द वाटर डिवाइडर। ये कहानी है एक आदमी की जो अपने 3 बेटों को ढूंढने निकलता है, क्योंकि जंग खत्म होने के 4 साल बाद भी उसके बेटे घर नहीं लौटे होते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1915 तुर्की से। यह वो समय था जब तुर्की के गलीपोली में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर जैसी बड़ी शक्तियाँ शामिल थी। गलीपोली का युद्ध 1915 से 1916 के बीच लड़ा गया था। अब क्योंकि यह पहला विश्व युद्ध था, इसलिए इसमें कई देश शामिल थे। जैसे फाइटर कंट्री की तरफ से जर्मनी और हंगरी जैसे देश लड़ रहे थे, तो वहीं ब्रिटिश एम्पायर को फ्रांस और रसिया जैसे देशों का साथ था। इस जंग में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, जो फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था। इतना ही नहीं, इसमें इंडियन सोल्जर भी शामिल थे। आखिरकार 7 महीने के बाद यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पीछे हट गई और यहाँ ऑटोमन की जीत हुई। अब गलीपोली वाले युद्ध के ख़त्म हुए 4 साल हो गए थे। हमें ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वेस्टर्न विक्टोरिया दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कॉर्नर है, जो एक किसान है। साथ ही वह एक वाटर डिवाइडर भी है, यानी कि पानी की खोज करने वाला। फिर उसकी भविष्यवाणी करके फाइन मेथड का यूज करके ज़मीन से पानी खोजने वाला। और वह इसमें माहिर भी था, क्योंकि जहाँ वह रहता था वह एक बीहड़ इलाका था, इसलिए उसे ज़मीन से ही पानी निकालना पड़ता था। जब वह पानी खोज लेता है तब वह बहुत खुश होता है और रात को अपने घर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी ली थी, जो उनके बेटे के जूते साफ कर रही होती थी। ली कॉर्नर को बताती है कि बच्चे सोने चले गए हैं, लेकिन कहानी सुनने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो कॉर्नर बच्चों के कमरे में जाता है और उन्हें कहानी सुनाने लगता है, लेकिन वह कमरा खाली था। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके 3 बेटे थे, जो 4 साल पहले गलीपोली जंग में मारे गए थे, लेकिन आज भी यह मानने को तैयार ही नहीं होती थी कि उसके बेटे मारे जा चुके हैं। उसकी दिमागी हालत भी ख़राब हो चुकी थी और वह अब भी मानती है कि उसके बेटे जिंदा हैं। ली कॉर्नर से कहती है कि तुम जब पानी खोज सकते हो, लेकिन अपने बेटों को क्यों नहीं खोज सकते हो। यह सवाल का कॉर्नर के पास कोई जवाब नहीं था। अपने बेटों को खोने का उसे भी बहुत दुख था, लेकिन शायद उसने यह मान लिया था कि उसके बेटे जंग में मारे गए हैं, क्योंकि अगर वह जिंदा होते तो वह 4 सालों में घर आ ही जाते। कॉर्नर को वो पल याद आते हैं जब उसके बेटे जंग में जा रहे थे। अब ऐसे ही अपने बेटों को याद करते करते वह सो जाता है और सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तब ली घर में नहीं होती है। वह भागकर पास के तालाब पर जाता है, जहाँ ली की लाश पानी में तैर रही थी, यानी कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। और इस हादसे से कॉर्नर पूरी तरीके से टूट जाता है। उसकी पत्नी हमेशा से चाहती थी कि कॉर्नर उसके बेटे को ढूंढे, इसलिए जब कॉर्नर ली को दफना रहा था तब वो अपनी मरी हुई पत्नी से वादा करता है कि वह उनके बेटे को ढूंढने जाएगा। ली को दफनाने के बाद अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ हम मेजर हसन और सार्जेंट जमाल को देखते हैं, जो आज जंग के 4 साल बाद गलीपोली आए थे। वो यहाँ कर्नल ह्यूज से मिलते हैं और गलीपोली में मेजर हसन और कर्नल ह्यूज आमने सामने लड़े थे और कर्नल अच्छी तरीके से जानता था कि मेजर हसन सबका बाप था। लेकिन अब युद्ध खत्म हो गया था, इसलिए अब उनके बीच कोई भी दुश्मनी नहीं थी। कर्नल की यूनिट यहाँ ब्रिटिश सैनिकों की लाशें खोज रही थी, ताकि उन्हें ढूंढकर उन्हें सम्मानपूर्वक दफनाया जाए, क्योंकि इस जंग में हजारों मारे गए थे, जिन्हें सैकड़ों की लाशें भी अभी मिली नहीं थी। अब क्योंकि जंग के दौरान मेजर हसन भी वहीं था, इसलिए कर्नल ने उससे मदद मांगी ताकि वह बता सके कि वह जगह कहाँ है जहाँ उसके बेटे मारे गए थे। कर्नल कहता है कि हमने यहाँ 10,000 सैनिक गंवा दिए थे। तब हसन कहता है कि हमने भी यहाँ 70,000 से ज़्यादा सैनिक गंवा दिए थे, जिसमें से कई सैनिकों की हमें तो लाशें भी नहीं मिली है। अब हम कॉर्नर को देखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से तुर्की जा रहा था। तभी उसे एक किस्सा याद आता है, जब उसके 3 बेटे शिकार पर गए थे और तभी एक रेतीला तूफान आ गया था। जब कॉर्नर उन्हें लेने जाता है, उसके बेटे बहुत डर रहे थे। तब कॉर्नर उन तीनों को चादर से ढक देता है और उन्हें हौसला देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। अब काफ़ी सफ़र के बाद वह तुर्की के इस्तांबुल पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही एक बच्चा उससे जिद करने लगता है। वह कॉर्नर से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे होटल चलो, हम आपको शानदार खाना और रहने के लिए एक साफ कमरा देंगे, लेकिन जो उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि वह सीधा गलीपोली जाना चाहता था। वह एक पुलिस अफसर से पूछता है कि मुझे गलीपोली जाना है। तब वह बताता है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते। वहाँ जाने के लिए आपको ब्रिटिश के युद्ध कार्यालय से जाना होगा और वहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी। अभी वह बच्चा, जिसका नाम हरतली होता है, वह कॉर्नर का बैग लेकर भागने लगता है। वह बस कॉर्नर को अपने होटल में लाना चाहता था। वह सभी उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक आता है
और अब कार्नर होटल में रुकने के लिए मान जाता है, क्योंकि बिना परमिट के वह गलीपोली नहीं जा सकता था। अब होटल के अंदर जाता है और वहाँ लूसी नाम की एक औरत है जो हटली की माँ होती है। कार्नर कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह उसका दुश्मन देश था और उसने भी जंग में बहुत कुछ खोया था। वो कार्नर को बताती है कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, यहाँ पर कोई रूम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर ओमा आता है, कार्नर को एक रूम दे देता है। लूसी इस्तांबुल में एक होटल चलाती थी और साथ ही अपने फादर का ख्याल भी रखती थी, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। लूसी उसे बताती है कि आपको एक बार नीले दरगाह जाना चाहिए, यह शहर की सबसे खूबसूरत जगह है। जो कहता है कि मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, पोली जाना चाहता हूँ। यह सुनकर चौंक जाती है और कार्नर को बताती है कि वहाँ पर अब भूतों के अलावा और कुछ नहीं है। अगले दिन कार्नर युद्ध कार्यालय में जाता है और ब्रिटिश अफसर से गलीपोली जाने की परमिशन मांगता है, पर वह उसे अपने बेटों की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उनकी अस्थियों को ढूंढकर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और उन्हें उसके माँ के साथ दफन करना चाहता हूँ। लेकिन अफसर उसे परमिशन देने से मना कर देता है और कहता है कि ऐसे हजारों कंकाल उस ज़मीन में दफन हैं और अब वहीं उनका घर है। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता, तुम वापस अपने देश चले जाओ। तुर्की में माहौल अभी भी गर्म था और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ रैलियाँ निकाली जा रही थी। तुर्की के लोग जंग को अभी भी भूले नहीं थे और वो ब्रिटिश लोगों से नफरत करते थे, और इसमें आईसी भी शामिल थी। कार्नर अब ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब लूसी के फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तब वह जवाब देता है कि वह अब नहीं रही। यह लूसी को बड़ा झटका लगता है। फिर पूछते हैं कि तुम्हारे कोई बच्चे हैं, लेकिन इस सवाल पर कार्नर के पास कोई जवाब नहीं था। जब उसकी हालत देखकर आयु से आती है कि अगर आपकी गलीपोली जाना है तो आप किसी मछुआरे को पकड़िए, अगर आप उसे अच्छे पैसे देंगे तो आपको वहाँ ले जाएगा। यह सुनकर कार्नर उसकी शुक्रिया अदा करता है। तब वह गलीपोली जाने के लिए निकल जाता है। तभी हरतली पीछे से भागता हुआ आता है, जो कार्नर को एक तस्वीर देता है और वह कहता है कि वह इसे भी खोज के लेके आएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, कर्नल को दिखाया जाता है। कर्नल कहता है कि तुम्हारे बेटों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की, और अगर वह हमें मिल गए तो हम उन्हें दफनाकर उनके गृह पर तख्ती लगाएंगे। हसन बताता है कि मैं जानता हूँ कि वह कहाँ पर मारे गए थे। वह अपनी बुक में से एक नक्शा निकालता है और कर्नल को देता है। तभी उसके बेटों की तस्वीरें नीचे गिर जाती है और हसन तस्वीर उठाता है। तब वह उनके बेटे को पहचान लेता है। अब कार्नर को वापस जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन वह बहुत ही सीधा था, वापस नहीं जाता और समुद्र के किनारे ही बैठा रहता है। कर्नल अपने आदमी को कहता है कि उसे खाना और एक कंबल देना। अब अगले दिन मेजर कर्नल से कहता है कि हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसा अकेला बाप है जो अपने बेटों को खोजने आया है। कर्नल कहता है कि उसके बेटे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और यह बात आप भी जानते हो कि मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ उसके बेटों की मौत हुई थी। यह सुन के कर्नल की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वह कर्नल को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उसके बेटे मारे गए थे। तभी हमें युद्ध का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कार्नर के तीनों बेटे एक साथ लड़ रहे थे। कार्नर सभी उन पलों को महसूस कर रहा था। तभी आर्थर का पैर एक माइन पर पड़ जाता है और वो घायल हो जाता है। अपने भाई को बचाने के लिए वह दोनों भाई कवर फायर देने लगते हैं, लेकिन तभी एक मशीन गन उन दोनों भाइयों को छलनी कर देती है जो गोली चला रहे होते हैं, जो ठीक उसी जगह उन्हें खोदने को कहता है, और वहाँ खोदने पर उसे एडवर्ड का कंकाल मिलता है। शायद कार्नर ने महसूस कर लिया था कि वह कहाँ मरे थे। एडवर्ड के गले में लॉकेट था, उसी के जरिए लाश की पहचान की गई थी। उसके खोपड़ी में एक आर पार होल था, और यह सब दूर खड़ा कार्नर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, पर उसका दिल रो रहा था। वह एडमिट की लाश देखना चाहता था, लेकिन कर्नल उसे मना कर देता है, क्योंकि अब सिर्फ कंकाल ही बचा था। अब उसे वापस टेंट में भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद कर्नल उसे खबर देता है कि हमें हेनरी मिल गया है, और कार्नर कहता है कि अभी भी आर्थर को ढूंढना बाकी है। कर्नल कहते हैं कि हमने हर जगह छान ली है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब कार्नर अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया ले जाने की बात करता है, लेकिन कर्नल कहता है कि तुम उन्हें यहीं दफना दो, क्योंकि अब यहीं उनका घर है। कार्नर उनकी बात मान जाता है और उसके दोनों बेटों को दफना देता है, और अगले दिन यहाँ से निकलने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। तभी वहाँ पर कर्नल आता है, जो उसे एक लिस्ट देता है, जो उसे बताता है कि यह लिस्ट उन सैनिकों की है जिसे बंदी बना लिया गया था, और इस लिस्ट में आर्थर का भी नाम होता है। मतलब कि आर्थर मरा नहीं, अभी जिंदा है।
यह सुन के कर्नल का दिल बहुत खुश होता है और वापस होटल में जाता है। अगले दिन वो युद्ध कार्यालय में जाता है ताकि वो आर्थर के बारे में पता लगा सके, लेकिन ऑफिसर उसकी कोई मदद नहीं करता है। वह कर्नल से कहता है कि मैंने तुम्हारी गली को ले जाने से मना किया था, फिर भी तुम वहाँ क्यों गए। वह कर्नल का पासपोर्ट छीन लेता है और उसे बताता है कि मैं गुरुवार को तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट लेकर तुम्हारे होटल आऊँगा और तुम्हें वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। अब यहाँ कर्नल को खाली हाथ लौटना पड़ता है, इसलिए कर्नल मेजर का पीछा करता है ताकि वह उसकी कुछ मदद कर सके, लेकिन तभी जमाल उसे पकड़ लेता है और कर्नल को जान से मारने की बात करता है। लूसी रात को कर्नल के साथ काफ़ी बातें करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका पति जंग में मारा जा चुका है, लेकिन वह अभी मानती है कि उसका पति जिंदा है। उसके पति का भाई ओमर जो शादीशुदा है वह उसे शादी करना चाहता है और उसे अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता है। वो इस पर दबाव डाल रहा था कि और उसे भविष्य के लिए उसे शादी करनी होगी, लेकिन ऐसे में कहकर उसकी बातों को टाल देती है कि मेरा पति जिंदा है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। ऐसे ही शादी को लेकर उन दोनों के बीच में एक दिन झगड़ा होता है और लूसी को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है जो उमर को धक्का देता है। इस बात से उमर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने की धमकी देता है। दूसरी तरफ लूसी कर्नल पर गुस्सा करती है और कहती है तुम बीच में क्यों आए, तुमने हालातों को बिगाड़ दिया। वो गुस्से से उसे इस होटल से चले जाने को कहती है और कर्नल सब अपना बैग लेकर आगे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही होटल के बाहर निकलता है तभी उमर और उसके आदमी उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर जमाल आ जाता है, कर्नल को अपने साथ ले जाता है और वह कहता है कि ज़रूर उसे पता है कि तुम कल ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे। मैं और कर्नल अंकारा के पूर्व में जा रहे हैं क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है और उसे रोकना ज़रूरी है। हम उनसे ही गुजरेंगे जहां हम तुम्हारे बेटे को ज़रूर ढूंढेंगे। उस रात में कर्नल हसन काफ़ी बातें करते हैं और उसके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। मेजर कर्नल अब एक किस्सा सुनाता है। जब गलीपोली का युद्ध चल रहा था तो मैं ऑस्ट्रेलिया में एक लड़के से मिला जो नौजवान लड़का था। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, हमारे निशाने पर था और उस पर 1000 बंदूकें थी। वह मेरे पास आया और हमने साथ में सिगरेट पी, लेकिन जब वह चला गया तब मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरी सिगरेट चुरा ली है। उस रात कर्नल अपना बैग लेने वापस होटल जाता है, जहां लूसी उसे माफ़ी मांगती है। वो लूसी उसके लिए खाना बनाती है। उस रात ये दोनों काफ़ी बातें करते हैं, शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगली सुबह ब्रिटिश ऑफिसर होटल पर आती है क्योंकि आज कर्नल को वापस ऑस्ट्रेलिया भेजने वाले थे, लेकिन कर्नल वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह लूसी की मदद से भाग जाता है और उस ट्रेन में चढ़ जाता है जिससे मेजर और उसके सैनिक जाने वाले थे। तभी लोग देखते हैं कि एक गांव जल रहा है और कई लोग वहां से जा रहे हैं। ये देखकर समझ जाता है कि ग्रीक सोल्जर आसपास ही हैं। वो कर्नल को बताता है कि एक वक्त था जब हम दोनों एक ही थे, लेकिन अब हम आपस में लड़ते रहते हैं। तभी ट्रेन पर अटैक हो जाता है, लेकिन टीपू ने बचा लेता है। लेकिन यहाँ जमाल आता है। अब कर्नल और मेजर घोड़े लेकर पहुँचते हैं, शायद उन्हें वहाँ आर्थर मिल जाए। तभी जो एक विंड मिल को देखता है और वह समझ जाता है कि यह काम आर्थर का ही हो सकता है। वह भागकर चर्च में जाता है, जहाँ वह अपने बेटे आर्थर को देखता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे अपने बेटों की अस्थियाँ मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसे बदले उसका बेटा जिंदा मिल गया। वह उसे गले लगाकर रोने लगता है। तब भी वहाँ पर मेजर भी आ जाता है, कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। यहाँ पर एडवर्ड कहता है मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैंने अपने भाइयों का ख्याल नहीं रख पाया। वह बताता है कि हेनरी के चेहरे पर गोली लगी थी, वह सिर्फ कुछ ही पलों तक जिंदा रहा और फिर उसे छोड़कर चला गया, लेकिन ली का खून घंटों तक बहता रहा। वह दर्द से तड़प रहा था, इसकी सांसें रुक नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसे अपनी बंदूक से गोली मार दी और मैं अपने भाइयों का हत्यारा हूँ। लेकिन वहाँ पर कर्नल उसे दोषी न ठहराता है और उसे अपने गले से लगाकर रोने लगता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।